अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें कहते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीट विद इन द बजट। कहते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट जो होता है ना वो बजट के अंदर जो है ना, जो बजट अप्रूव करवाया उसके अंदर हमने इसे कंप्लीट करना है। और ये जो प्रोसेस है ये रिक्वायर होता है कि ये इसलिए हमें रिक्वायर होता है कि ये यकीन दहानी करवाएं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे बजट के अंदर ही कंप्लीट हुआ है या होना है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉस्ट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद इसकी चार वो नीचे आ जाती हैं कि रिसोर्सेज प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेट, कॉस्ट कटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। सबसे पहले आता है कि हमने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है कि हमारे रिसोर्सेज क्या और कौन से हो सकते हैं, यानी पीपल और इक्विपमेंट या कोई मटेरियल होता है, क्योंकि वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि प्रोजेक्ट की हमने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई चीज़ यानी रिसोर्सेज तो यूज़ करनी होते हैं ना। सबसे पहले उनकी प्लानिंग कर लेना, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट लगाना है। फिर हमने देखना कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है और जो कितना हम उसके ऊपर कॉस्ट लगेगा उसका एस्टिमेट कर देना, अप्रॉक्सीमेशन एस्टिमेट लगा देना। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस्ट बजटिंग। क्या होता है? इसके बाद इसमें जितना भी एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटीज़ के जो इंडिविजुअल वर्क होता है ना, हमने ऐसे एलोकेट करना है। ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट जो होते हैं हमने एलोकेट करने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर। और सेकेंड हमारे पास कॉस्ट कंट्रोल है। इसके बाद हमने ये कि जो हमने प्रोजेक्ट अपना बजट डिफाइन किया हुआ ना कि इतने पैसे के अंदर हमारा बजट कंप्लीट होगा, कहता है कि उससे ज़्यादा हमारा जो है बजट है ना वो ना हो, उस चीज़ को हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे प्रोसेस की जो टिफिन जो है ना वो आप क्या नाम लेते हैं इधर इन्होंने बताया हुआ, तो आप प्रोसेस के में से कोई कर ले जो आप लोगों को अच्छी लगती है। सबसे पहले तो यही है कि ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस में ना कुछ एफर्ट्स इन्वॉल्व होती है। किसकी इन्वॉल्व होती है? एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की एफर्ट इन्वॉल्व होती है हर प्रोसेस के अंदर। या हम कहते हैं कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की एफर्ट जो से ना वो इन्वॉल्व होती है क्या करने के लिए हमारे ये जो सी है वो बेस कर रहे होते हैं, वो हमारी प्रोजेक्ट की नीड के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, और सेकेंड वाला ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये इस तरह आता है कि ईच प्रोसेस जनरली अकर एटलीस्ट वंस, इधर दफ़ा एटलीस्ट वंस, और ऑप्शन में होगा एटलीस्ट 2 या 1, 3 या मोर इन एवरी प्रोजेक्ट फेज में। इसमें आपको पता हो रहा है एटलीस्ट 1 इन एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट फेज में हमें एक दफ़ा जो है ना एटलीस्ट 1 एक दफ़ा हमें प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और ये ऊपर वाला ये आपने करना हुआ तो कर लेना, नहीं तो इनमें से एक कर लें तो समझ आ जाएगी प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद आता है प्रोग्राम। क्या होता है? या तो आप लोग ये कर लें या मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रोग्राम इधर क्या है। अ प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट, अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट डैट चेंज ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बेनिफिट्स अकॉर्डिंग देयर पोस्ट। कहते हैं जो हमारे पास ना एक प्रोजेक्ट का ग्रुप है, क्या वो कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है ताकि वो अपने बेनिफिट्स अचीव कर सके, उसके अपने प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस के लिहाज से उससे जो है ना वो अचीव कर सके। आप लोगों ने ये डेफिनेशन करनी हुई तो ये कर ले, नहीं तो आप लोग ये कर लिए, और ये आप लोगों ने कर लेनी है, एक दफ़ा देख लेना ताकि अगर इस तरह आपको कोई एमसीक्यू लाए तो आपको पता हो कि ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि प्रोग्राम मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग मल्टीपल ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसमें प्रोग्राम प्रोजेक्ट की जो डेफिनेशन है वो लेक्चर नंबर 2 में है, वो आप लोगों ने देख लेनी है कि वो क्या थी। और इसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट इसमें ये होता है कि जितने भी मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जो हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट होते हैं उनसे हमने मैनेज करना होता है प्रोसेस, ये इसमें वो प्रोसेस आ जाता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है इसमें। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? इसमें कहते हैं कि मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये होते हैं कि ये ना मैनेज करते हैं, मोनिटर करते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि मल्टीपल जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, ये इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो उनसे ऑर्गेनाइजेशन है ये से मैनेज भी कर रही होती है और मोनिटर भी कर रही होती है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को। आपने अगर ये करनी है तो ये वाली कर ले, नहीं तो जो मैंने लिख के दी है वर्ड पे उस पर कर ले, फाइल पे वो वाली कर दे। इसके बाद मेगा प्रोजेक्ट क्या होता है? मेगा से ही आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि वेरी लार्ज प्रोजेक्ट। ये आप लोगों ने वैसे एक दफ़ा देख लेनी है उसके लिए एमसीक्यू के लिए,
यहाँ से, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपने ये करना है, वैसे क्वेश्चन नहीं आता ये वाला। इसमें कहता है कि मेगा प्रोजेक्ट इज़ अ लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में, इसमें कहते हैं ये लार्ज स्केल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं और इनमें ज़्यादा सी बात है ज़्यादा कॉस्ट लगती है। कितनी कॉस्ट लगती है? $1 बिलियन कॉस्ट लगती है और इन्हें बिल्ड करते हुए ज़्यादा जो उनसे ना साल लग जाते हैं। उर्दू में आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है और ताकि आप वहाँ पे आप खुद भी लिख सकें। इसमें उन्होंने कहा मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट स्टेक होल्डर जो होते हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट सक्सेस कब होता है। प्रोजेक्ट सक्सेस जो होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, प्रोजेक्ट सक्सेस तब ही होता है जब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या वो जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रहा हो और जो क्या नाम लेता है उसका कोई स्कोप हो, कोई क्वालिटी हो, तभी वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट सक्सेस इज को रिलेटेड विद थ्रू एनालाइज ऑफ द नीड फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल। कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट की नीड थी जो हमने डिलीवरेबल की है वो मतलब उसे एनालाइज करना, अगर वो नीड अगर वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर रही है तो ज़ाहिर सी बात है हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस है। इसकी डेफिनेशन नीचे है, वो ज़्यादा बेहतर अगर आप प्रोजेक्ट सक्सेस की कोई प्रोजेक्ट सक्सेस के बारे में आते तो आप लोग वो लिख लेना, वो ज़्यादा ईजी है। इसके बाद आ जाता है कि RE9 इसने सुजेस्ट की थी 5 पार्ट कॉमन सेंस अप्रोच सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए। 5 कॉमन सेंस अप्रोच इसने जिसने वो सब सुजेस्ट की थी। सबसे पहले थी स्टार्ट ऑन राइट फूड, ठीक है। उसके बाद मेंटेन करना मोमेंटम, इस मतलब इसके आप लोगों ने पॉइंट्स याद करने, ट्रैक दी प्रोग्रेस, मेक स्मार्ट डिसीजन और कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एनालिसिस। वैसे ये आता नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों ने करना। प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजीज ये आ जाता है। प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजी क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है, सबसे पहले हमारे मार्केट की डिमांड आती है इसमें। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे बिजनेस की नीड क्या है और थर्ड पे देखना है कि हमारी कस्टमर रिक्वेस्ट जो हमारे कस्टमर की रिक्वेस्ट को देखना है। फिर हमने एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को देखना है, फिर हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स देखनी है। उसके बाद आते हैं बैरियर आते हैं हमारी प्रोजेक्ट में। वो क्यों आते हैं? हमारे पुअर कम्युनिकेशन की वजह से आते हैं, हमारी डिसएग्रीमेंट की वजह से आते हैं और हमने पुअरली अपने गोल को जो है ना वो डिफाइन किया था। इन तीनों की वजह से जो है ना वो बैरियर आते हैं। पुअर कम्युनिकेशन जैसे बात है, हम जब अपनी एक दूसरे के साथ बात ही चीत ही नहीं सही करेंगे, अपना गोल ही नहीं उससे बताएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है अगला जो प्रोजेक्ट बनाने वाला एक डेवलपर है उसे क्या पता चलेगा कि क्या जब वो आपकी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा। उसके बाद डिसएग्रीमेंट आ जाता है, इनमें से 1-2 पॉइंट आपने करने हुए तो कर लेना, नहीं तो इम्पोर्टेंट ये है कि बैरियर किन किन चीज़ों से आते हैं। पुअर कम्युनिकेशन की वजह, डिसएग्रीमेंट की वजह से और पुअर डिफाइंड प्रोजेक्ट गोल की वजह से। मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डील विथ 3 फैक्टर। जो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो 3 फैक्टर के साथ डील कर रहा होता है, टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस। और जब मैं आपको कह रही थी कि नीचे प्रोजेक्ट सक्सेस की डेफिनेशन आ रही है वो यही है, ये बेस्ट है। प्रोजेक्ट आर सक्सेसफुल इफ़ दे आर कंप्लीट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट होता है वो सक्सेसफुल तब होगा जब वो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा, अपने बजट के अंदर होगा और उसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो ठीक होगी, इसकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। और उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफन टॉक ऑफ ट्रिपल कॉन्स्टेंट। कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर से अक्सर इन तीनों चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। वो क्या बातें हैं? प्रोजेक्ट स्कोप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, टाइम के ऊपर और कॉस्ट के मुताबिक जो उसके ऊपर ना वो बात कर रहे होते हैं। कहते हैं अगर इन तीनों फैक्टर में से हमें बैलेंसिंग ना आ रही तो हमारा प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो होती है वो अफेक्टेड होती है। इसके बाद फिर आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट जो है अपने टाइम पे डिलीवर हो, अपने वास के अंदर डिलीवर हो, स्कोप के अंदर डिलीवर हो और जो होता है ना प्रोजेक्ट वो मीट कर रहा था हमारे कस्टमर की क्वालिटी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट कर रहा हो। उसके बाद फिर ये 3 चीज़ें वही टाइम, कॉस्ट, ये वही आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्कीम। इसमें सबसे पहले लीडर रोल क्या होता है? इसमें क्या है? इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वन ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो लीडर के ऊपर एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट के लिए जो लीडर होता है उसके ऊपर इसकी एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर के ऊपर, उसने प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। उसके बाद में कहा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना ये वो सुपरवाइज करता है प्रोजेक्ट को शुरू से लेकर एंड तक जो होता है ना वो अपने प्रोजेक्ट को देखता है, उसकी देखभाल करता है, उसे सुपरवाइज करता है कि ये आया मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये आप इस तरह करेगा, इट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर सुपरवाइज द प्रोजेक्ट फॉर्म। ये जो जॉब टू डायरेक्ट है ना एंड ये आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने एक्स्ट्रा वर्ड लिखती हूँ मैं। इसके बाद आता है लीडरशिप, इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कहता है कि इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स की ये रूल्स है
कितने रूल्स हैं ये आप लोगों ने देख लेने। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन, इन्फ्लुएंस, डेलीगेशन, मेंटोरिंग प्रोसेस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। सबसे पहले तो लीडरशिप। कहते हैं जो लीडरशिप होता है ये इस कम्प्लेक्स मेथड होता है, फिनोमेना कहते हैं मेथड होता है। इन्वॉल्व द लीडर, इसमें लीडरशिप के अंदर हमारे लीडर इन्वॉल्व होते हैं, हमारे फॉलोअर्स इन्वॉल्व होते हैं और कोई सिचुएशन होती है। और ये डिफरेंट इन्होंने ना लिखी हुई है डेफिनेशंस, तो पुरानी करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है, कहती है कि कम्युनिकेशन में हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये कम्युनिकेशन में ही आप लोगों ने ये देखना है, ये एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरचेंज करते हैं। इसमें कौन कौन से कम्युनिकेशन होती है, इसकी डिमेंशन कितनी है, रिटन, ओरल, इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पर्टिकुलर, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती हैं। इसके बाद नेगोशिएशन क्या होती है, कहते हैं कि नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स कॉन्फरिंग विद अदर्स टू कम टू टर्म विद देम और रीच एन एग्रीमेंट। कहते हैं कि हमने ना नेगोशिएशन की होती है कि इन्वॉल्व होता है एक बंदा होता है, एक मैंने आपको सही तरीके से मैं समझाती हूँ कि दो लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर ना कोई तजाद आ रहा है, ठीक है, और जो थर्ड बंदा होता है उन्हें ना उसके अंदर जो उनसे है ना वो एग्रीमेंट करवाना होता है कि वो दोनों ना एक चीज़ पे एग्रीमेंट कर लें कि हाँ जी इस चीज़ पे तुमने कोई तजाद नहीं करना, यानी तुमने ये नहीं कहना कि इसकी मुखालफत नहीं करनी और ना मैंने इस चीज़ की मुखालफत कर दी। इस चीज़ को कहते हैं नेगोशिएशन। इन दोनों के दरमियान एक जो सा होता है ना एक दूसरे के दरमियान ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं नेगोशिएशन। और इसके बाद में कहते हैं कि नेगोशिएशन अप्रोच दे हेल्प रिजॉल्व सम कॉन्फ्लिक्ट। ये तजाद को रिजॉल्व करने के लिए जो सी ना हेल्पफुल होती है नेगोशिएशन अप्रोच, ये एग्रीमेंट करवाती है दो लोगों के दरमियान। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डिसीजन। पहले हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर उसका डिसीजन मेकिंग करना है, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये कम्बिनेशन होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग का। प्रॉब्लम में कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंटरनल कोई प्रॉब्लम होता है, एक्सटर्नल हो सकता है, टेक्निकल होता है, मैनेजरियल होता है, इंटरपर्सनल जो सा होता है वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसने क्या कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, सबसे पहले हमने करना है ये देखें कि डिसीजन मेकिंग इंक्लूड एनालाइज द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई विएबल सॉल्यूशन एंड मेकिंग चूज अमंग दम। इसमें ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करने है अपनी प्रॉब्लम क्या, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने जो है ना उसके लिए सॉल्यूशन को देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है ना वो उसके लिए एक सॉल्यूशन चूज़ करना है उस प्रॉब्लम के लिए, इसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एबिलिटी होती है काम करवाने की, ठीक है, इस चीज़ को गेट थिंग टू डन, काम करवाना या चीज़ किसी भी चीज़ को मुकम्मल करवाना, इस चीज़ को कहते हैं, इसे कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व टू गेट थिंग्स डन। और मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अंदर असर रसूख होता है, मतलब किसी चीज़ का कहते हैं ना कोई असर रसूख होता है, कोई काबिलियत होती है कि वो ये काम करवा सकती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसके अंदर फिर आ जाता है लीडरशिप इम्प्लाइज दैट लीडर मोटिवेट द ग्रुप टू स्पेंड एनर्जी। इसमें फिर वही है कि एक जो लीडर होता है वो जॉनसन अपने ग्रुप के अंदर जॉनसन वो एनर्जी को डालता है, एनर्जी पैदा करता है उनके अंदर ताकि वो जो ग्रुप है ना वो अपने गोल को अटेन कर ले या अचीव कर ले, ठीक है। इसके बाद है मेंटोरिंग क्या होती है। मेंटोरिंग और यह बीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ये दो चीज़ें हैं, या आप मेंटोरिंग कह लें या आप बीइंग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कह लें, ठीक है। ये मोर कंसर्न होते हैं, ये फॉलोअर्स और लीडर के दरमियान एंगेजमेंट करवाने के लिए कंसर्न होते हैं, मेंटोरिंग जो होते हैं। इसके बाद टेक्निकल स्किल आ जाता है। इसमें कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो उसके अंदर टेक्निकल स्किल होती हैं। वो क्या कहते हैं, वो जो टेक्निकल स्किल है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड भी हो सकती हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड हो सकती है, मैनेजिंग, क्रिएटिंग, ये आप रहने दीजिए ये वर्ड, ठीक है। या वो कहते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग तकनीक को प्रमोटेड करने की कोई स्किल होती है, टेक्निकल उसके अंदर स्किल होती है। ये लेक्चर हो गया इधर ख़त्म। अगर किसी को मतलब क्वेश्चन समझ नहीं आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले। और सेकंड ये जो सा ना बड़ा लेंथी लंबा सा लेक्चर है, इसका मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू बेसिक में उर्दू में मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ है, इससे इजीली आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी कि क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बुक है और ये पूरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मतलब नज़र से एक दफ़ा गुजरनी ज़रूर चाहिए, जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दी हुई है। तो पसंद आता है मेरा वीडियो तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।